गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन जो है वो एक टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट गोल घूमता, सेंटर पे प्रकार लगा के, ठीक है ना, वो बताया था ना, ये सेंटर पे लगा के इसको गोल घुमा दो तो ये कहलाएगा सेंटर, ये कहलाएगी रेडियस। तो फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड द सेंटर। यहां तक पढ़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाले टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कितने टाइप के हैं? हमने एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड भी पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कितने टाइप के सर्कुलर मोशन है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। नंबर वन, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। नंबर वन इज हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन. Number two is vertical circular motion. Vertical circular motion. कितने प्रकार के हैं भाई? दो प्रकार के, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजेंटल मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे। वर्टिकल मतलब यू में घूमेगा, ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बताओ कूलर कौन सा है, हॉरिजेंटल की वर्टिकल? कूलर में फैन वर्टिकल ऐसे में घूमता है ना, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कूलर इसका एग्जांपल है। और अपना जो रूफ वाला फैन होता है, छत वाला, वो हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जो सामान्य फैन है जिसको अपन सीलिंग फैन बोलते हैं, सीलिंग फैन कौन सा है? सीलिंग फैन हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। अब ये बताया कि सुदर्शन चक्र, उंगली में सुदर्शन चक्र घूम रहा है इस तरीके से, तो सुदर्शन चक्र कौन सा? हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। ठीक है, गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गई बात? तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पता पड़ गया किस तरीके से, जो जमीन के पैरेलल है। हॉरिजेंटल जमीन से 90 डिग्री, वर्टिकल। अब मुझे बताओ कि दो तरह की वॉशिंग मशीन्स आती है। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन जो आती है उसको बोलते हैं टॉप लोडिंग, जिसके अंदर कपड़े जो धुलते हैं उसके अंदर कपड़े अपन ऊपर से डालते हैं, यहां से। इसको क्या बोलते हैं? टॉप लोडिंग। ऐसी वॉशिंग मशीन होती है। और दूसरी जो वॉशिंग मशीन होती है वो होती है फ्रंट लोडिंग। फ्रंट लोडिंग में कपड़े यहां से डाले जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट लोडिंग। इन दोनों वॉशिंग मशीन में से अच्छी कौन सी है? तो तुम बोलोगे कि जिसका कलर लाल है वो अच्छी। लाल नहीं, टेक्निकली पूछ रहा हूं, टेक्निकली दोनों में अंतर समझ में आया क्या है? टॉप लोडिंग में कपड़े ऐसे घूमते हैं, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। और ये वाले में, फ्रंट लोडिंग में, कपड़े ऐसे घूमते हैं, ऊपर नीचे घूमते हैं, इट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके अंदर पंखे जैसे, इसके अंदर कूलर जैसे, देखिए ना। तो इसके अंदर जो घूमते हैं वो कपड़े यूं घूमेंगे, और इसके अंदर कपड़े ऊंचा नीचा। ठीक है, इसमें ऊंचा नीचा कपड़ा होता है और इसमें वहीं के वहीं घूमता रहता। ठीक है, ऐसे में गोल घूमता रहता, यूं में गोल घूमता है इसमें। तो ये बता रहा है कि ज्यादा सही कपड़े किस पे धुलते हैं, ज्यादा साफ कपड़े किस में धुलते हैं टेक्निकली। तो उसका आंसर ये है कि फ्रंट लोडिंग मशीन में ज्यादा साफ कपड़े धुलते हैं। वो बात अलग है कि हमारे घरों में जनरली नहीं होती। 90% घरों में ये वाली मशीन, 90% घरों में, ठीक है, कम घरों में ये वाली। उसका दो कारण है। एक कारण ये महंगी आती है। ठीक है ना, ये अगर मान लो 12,000 की है तो 20,000 की आएगी। दूसरी चीज, हमारे यहाँ बच्चे नटखट हैं, छोटे बच्चे जो रहते हैं वो नटखट हैं। यहां पे वो कुछ डालने की कोशिश करते हैं तो फ्रंट लोडिंग में हाथ ही नहीं पहुंचता। नहीं तो यहाँ पे जो छोटे, बिल्कुल ही छोटे बच्चे, इनका हाथ यहाँ पहुंच जाता है तो पापा का मोबाइल ही धो देते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये वाला प्रिफर नहीं करते, ये वाली प्रिफर करते। तो टेक्निकली ये वाली जो है वो ज्यादा साफ कपड़े धोती है। उसका रीजन, दो तरीके के मोशन, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन में क्या होता है
कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है अगर उसकी रोटेशन की स्पीड फिक्स है तो। उसका कारण क्या है? ग्रेविटी उस पर अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स नहीं लगा रही, एक जैसा फोर्स लगा रही है, उसका वेट वैसा का वैसा ही। देखो ये यूं है, तो अगर हॉरिजॉन्टली चलेगा तो सब दूर वेट mg ही लगेगा, ठीक है, तो ये mg वेट लगेगा सब दूर। ये कौन सा मोशन हुआ? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जमीन वाला, ये वाला। लेकिन जब ये वाला मोशन होता है वर्टिकल, तो ये इस तरीके से होता, कभी ऑब्जेक्ट नीचे होता है, कभी ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा ये एक्सेलरेशन से, तो उसका वेट चेंज होगा और वो हो जाएगा mg प्लस a, दिस विल बी द अपरेंट वेट। इसका मतलब उसका फोर्स चेंज होता है, ऊपर जाते वक्त उसका वेट बढ़ता है, फोर्स उसके ऊपर बढ़ता है, और नीचे आते वक्त उसके ऊपर फोर्स कम होता है, क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग फोर्स लगाती है। अब क्या होता है, जब एक जैसा फोर्स लगता है पार्टिकल्स पे, तो पार्टिकल अलग नहीं होते ज्यादा अच्छे से, ठीक है, एक जैसा फोर्स लगता है तो अलग नहीं होता। कम ज्यादा फोर्स लगता है ना, तो इनकी अच्छे से नींद खुल जाती है, पार्टिकल्स की, डस्ट पार्टिकल्स की, सब अलग हो जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स को अलग करने के लिए डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे, छोटे वाले को अलग करने के लिए कम फोर्स, बड़े वाले को ज्यादा फोर्स, तो ज्यादा आसानी से कपड़े से दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम यूज तो सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम करते हैं इसके अंदर। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब सेंटर से दूर की तरफ फोर्स लगना, इसके अंदर भी सेंटर से दूर की तरफ फोर्स लगता है ऐसे में, इसमें भी यूं लगता है, इधर और इधर लगता है, लेकिन इसमें फोर्स वेरी करता है, इसमें फोर्स जो है कांस्टेंट रहता है। तो इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे रह जाते हैं जो उसकी रेंज से बच जाते हैं, तो थोड़ा सा कपड़ा कंपैरेटिवली कम साफ होता है, ठीक है। वो बात अलग है कि इसके अपने एडवांटेज है। मान लो कि भारत है, भारत में ऑटोमेटिक पानी नहीं आ रहा या बिजली नहीं आ रही, तो अपन 2 बाल्टी पानी इसके अंदर यूं डाल के भी इसको साफ कर सकते हैं। इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर पानी यूं करके ऐसे डालो कैसे अंदर, ठीक है ना। तो इसके अपने फायदे नुकसान है, लेकिन मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन समझा रहा हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट फोर्स लगेगा, वर्टिकल में फोर्स चेंज होगा। और इस वाले में कम साफ कपड़े धुलेंगे, इसमें ज्यादा साफ धुलेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये बात भारत के धोबियों तक को पता है। अब बोलो कि कैसे पता है? तो भारत के धोबी देखे तुमने, जो धोबी घाट पे रहते हैं, कपड़े धोते हैं, तो वो कपड़े ऐसे लेते हैं और उसको यूं करके ऐसे घुमाते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, कि यूं पटकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वर्टिकल में पटकते हैं ना, यूं करके ऐसे मारते हैं, तो ये कौन सा मोशन हो रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कपड़े साफ धुलते हैं। IFB की मशीन को तो बाद में पता पड़ा, हमारे धोबियों को पहले से ही पता था फिजिक्स, ठीक है। वो बात अलग है कि हमने कौन सा नोबेल पुरस्कार के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन तो भारत के धोबियों को नोबेल पुरस्कार मिल जाता, उनको बचपन से पता। चलो आगे बढ़ाए। ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन, इसके 2 भाग और करेंगे, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग और करेंगे? तो देयर आर 2 टाइप्स। तो मैं अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूं तुमको। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के मैं 2 प्रकार कर रहा हूं, ठीक है। इसके 2 प्रकार, पहला है UCM, दूसरा है NUCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म। और ये वाला कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, CM है ना, सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? अपन पढ़ क्या रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं, तो यहां पे जैसे मान लो कि ये मेरी उंगली है, मेरी उंगली में सुदर्शन चक्र है, घूम रहा है, एक जैसी स्पीड से घूम रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन मेरी इच्छा हुई कि अब किसी का सिर काटना है, तो उस वक्त मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और स्पीड बढ़ा के फेंकनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो स्पीड जैसे बढ़ाएंगे तो वो यूनिफॉर्म से थोड़ी देर के लिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा होगा। इसका मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है या स्पीड घट रही है, यानी उसमें एक्सेलरेशन है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और एग्जांपल बताऊं, तुमने पंखा चलाया 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर पे यूं देखो, उसको घूमे जा रहा है एक जैसी स्पीड से। एक जैसी स्पीड तो कौन सी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर मुझे लगा गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, मैंने 2 से 3 कर दिया, 3 कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए तेज हुआ और फिर तेज ही हो गया। तो जब वो 2 से 3 हो रहा था,
तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन 3 होने के बाद स्पीड फिर कांस्टेंट हो गई। तो 3 नंबर पे जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, 2 नंबर पे भी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन 2 से जब वो 3 हो रहा था तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही थी, तो उस समय पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे कैसे ही मैंने पंखे को बंद कर दिया, धीरे धीरे बंद हो जाएगा ना, स्पीड कम होता है तो जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बोलेंगे, स्पीड इज कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ऐसे में फास्ट हो रहा, ठीक है, या स्लो हो रहा है, इनमें कुछ भी चलेगा, ऐसे तेज था अब धीरे धीरे स्लो होता। ये कौन सा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, दो बात हो गए। इसके बाद इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं अपन, ओमेगा को। तो ओमेगा इसके अंदर कैसा है, कांस्टेंट, और इसके अंदर ओमेगा जो है वो कैसा है, ओमेगा इज चेंजिंग। ओमेगा क्या हो रहा है, बदल रहा है, ओमेगा बदल रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट है। तो लिख लें इसको, फिर मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए आगे बढ़ा दें। अब सबसे पहली चीज हम इस बात पे पहुंचे थे कि डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितने प्रकार के थे, लीनियर और एंगुलर। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने टाइम का डिवाइड किया तो हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। एंगुलर वेलोसिटी में ऐसे में चलना, लीनियर वेलोसिटी, तो क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है, तो हमने बोला हाँ है। जब एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, ऐसे में तेज तेज घूमेगा तो गाड़ी तेज तेज चलेगी भी, लेकिन उसमें कुछ रेडियस का भी चक्कर है। समझो बात को, मेरे पास एक 100 सीसी का स्कूटर है, स्कूटर एक्टिवा वगैरह कुछ भी, स्कूटी इस टाइप का, 100 सीसी का इंजन की, और 100 सीसी की ही बाइक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये दोनों में फास्ट कौन चलेगा, दोनों की पावर तो सेम है, इसी का इंजन इसी में लगा हुआ है ऐसा मान लो, तो फास्ट कौन चलेगा, तो उसका आंसर है रेस में बाइक जीतेगी। बाइक क्यों जीतेगी, बाइक इसलिए जीतेगी क्योंकि बाइक के पहिए बड़े हैं। पहिए बड़े होने से क्या होता है, मान लो कि ये पहिया इसका छोटा है, ऐसा ठीक है, छोटा है, और दूसरी वाले का पहिया बड़ा है, ठीक है। मान ले कि रोटेशन एक जैसा ले रहा है, ये यहां से चालू होता है, गोल घूम के वापस उतनी देर में आया था, ठीक है, ये भी गोल घूम के उतनी देर में वापस आता है, लेकिन इसका पहिया बड़ा है तो ये एक बार में यहां से लेके यहां तक चलेगा। बताओ कितना चलता है, इसको यूं सीधा कर लो, इतना चलता है, ये समझ में आई बात, ये यूं करके यूं गोल घुमा हुआ है ना, इसको यूं सीधा कर लो, तो सीधा कर लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यूं अभी गोल घुमा रखा, गोल की जगह सीधा कर लो, इसको सीधा कर लो तो ये यहां से यहां तक का हो जाएगा, ये वायर सीधा कर लो तो दैट इज विल बी 2 पाई आर के बराबर होगा, ठीक है। और इसका रेडियस छोटी है तो ये कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर के बराबर होगा। तो ये पहिया ज्यादा चलेगा ना, क्योंकि ये बड़ा पहिया यूं करके ऐसे, और ये छोटा पहिया, एक ही रोटेशन में, सेम रोटेशन में ज्यादा चलेगा, तो इसकी स्पीड लीनियरली ज्यादा हो जाएगी। एंगुलर सेम है, एंगुलर सेम है, लेकिन लीनियरली आगे कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए आगे जाने वाली स्पीड को क्या बोलते हैं, लीनियर स्पीड। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा। बड़े पहिए की बड़ी बात, जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा, वी ज्यादा, और ओमेगा सबका एक जैसा, मान लें ओमेगा एक जैसा, तो इसकी स्पीड कम, इसकी स्पीड ज्यादा, कौन सी, लीनियर, आगे जाने वाली, आगे जाने वाली स्पीड बड़े पहिए वाले की ज्यादा, रेडियस वाले की ज्यादा होती। तो अब अपन इस बात पे पहुंचे कि रेडियस पे भी असर पड़ता है, इसका मतलब देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं कि हम एक रिलेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, किस किस के बीच में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, और रेडियस भी अपने को पता पड़ गया कि रेडियस का भी कुछ रोल है, तो रेडियस को भी उसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड,
एंगुलर स्पीड ओमेगा, लीनियर स्पीड v। आई बात समझ में? एंगुलर स्पीड ओमेगा, लीनियर स्पीड v के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहली चीज एक सर्कल बनाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएं? एक सर्कल बनाएं। तो ये यंत्र है अपने पास छोटा सा, ठीक है, नैनो यंत्र है, इससे बनाते हैं। इसको यूं लगाते, चिपक जाता, चिपक जाने के बाद अरे हाथ हिल गया, बना दिया। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा तो मैं हाथ से बना लेता हूं। हटाओ इसको, अरे हटाओ। इसमें वैक्यूम वाला सिस्टम है, ये यूं चिपक जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक सर्कल बना लिया। सर्कल के अंदर यहां पे सेंटर है। बहुत बड़ी बात बता दी सर आपने, सर्कल के अंदर सेंटर है, हम तो पता ही नहीं था। यहां पे से लेके यहां तक रेडियस है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब टेंजेंट डालेंगे तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। बोले ये क्या है? टेंजेंट क्या है? ये कहां से आया? तो देखो, सर्कल ए में अगर ऑब्जेक्ट इधर घूम रहा है तो उसकी इस जगह पे टेंजेंट वेलोसिटी ऐसी होती है, ऐसी। और इस जगह पर अगर पहुंच जाएंगे तो वेलोसिटी ऐसी होती है। यहां पे वेलोसिटी ऐसी होती है और यहां पे वेलोसिटी ऐसी होती है। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या है बोल रहे, हाँ होती होगी यार, याद कर लो। याद बात नहीं करना, सोच सोच के देखना कि हाँ ऐसी होती है कि नहीं। इस जगह पे वो बोल रहा है वेलोसिटी ऐसी होती है। अरे मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है यूं होती है, यूं। अरे टेढ़ी होगी तभी तो टेढ़ा जाएगा, सीधी होती है सीधा नहीं निकल जाता। ठीक है, तो इस जगह पे वेलोसिटी कैसी होगी? टेढ़ी होगी, ऐसी। मेरे को लगता है ऐसा, बाकी पता नहीं, किताबों में तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो अपन कंफर्म करते हैं कि वेलोसिटी ऐसी ही होती है। क्या? टेंजेंट डाल के, टेंजेंट डाल के। ठीक है, तो टेंजेंट कैसे डालता? जैसे ये सर्कुलर है, ठीक है, यहां से यूं यूं करके ऐसे डाला तो ये टेंजेंट डाल के इसकी वेलोसिटी होती है ऐसे। भले ये यूं घूम रहा हो लेकिन यूं करके ऐसे वेलोसिटी होती है। ये ऐसे कैसे होती? तो देखो उसका एक एग्जांपल है। हमने एक पत्थर लिया, पत्थर को धागे से बांधा, धागे से बांधने के बाद घुमाया। ठीक है, पत्थर घूम रहा है ना। तो अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, ये घूम रहा है, ये रहा, ये जा रहा। ठीक है, ये रहा, यही है। अब इसके ऊपर डाला टेंजेंट, तो टेंजेंट तो इधर आ जाएगा। यूं करके यूं घुमाएंगे तो टेंजेंट इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से। चलते चलते में से उसका धागा काट दिया कैंची से, तो वो जो पत्थर है वो गोल घूमेगा कि सीधा निकल जाएगा? सीधा निकल जाएगा। यदि सीधा निकल गया इसका मतलब उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल थी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी स्ट्रेट थी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, गोल नहीं थी। गोल तो वो धागे के कारण घूम रहा था। ठीक है, जिसका कारण सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभी समझाएंगे बात। तो ये समझ में आई बात, टेंजेंशियल वेलोसिटी। एक और एग्जांपल देता हूं। हमने दिवाली वाले दिन चक्री चलाई, चक्री होती है ना, चक्कर ऐसे घूमता है, उसका जो धुआं होता है वो गोल गोल घूमता है कि स्ट्रेट निकलता? स्ट्रेट निकलता है ना। इसका मतलब ऐसी टेंजेंट डाल डाल के निकलता है ना उसका धुआं। तो इसका मतलब वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखा, इसको टच करते हुए एक रेखा चली जाती है, स्पर्श करते हुए, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। ठीक है, हिंदी शब्द है, मेरे को याद है। तो ये वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v। ठीक, मैं तो वैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैं कुछ बच्चों को हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को लेता हूं मैं हिंदी मीडियम वाले, वो समझते हैं, इनको हिंदी इंग्लिश से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको ज्ञान चाहिए, वो चाहे उर्दू में दे दो चाहे स्पेनिश लैंग्वेज में ले दो, उनको सब समझ में आता। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन निकालना है। हमको यह पता पड़ गया कि टेंजेंशियल डालते हैं तो उसकी लीनियर स्पीड होती है कहीं पे भी। जैसे मान लो क्या हुआ कि मैंने यूं करके पत्थर लिया, यूं करके यूं गोल घुमाया, मान लो यहां पहुंचा, यूं करके घूम रहा था। मैंने तुमसे बोला कि अगर मैंने यहां धागा काट दिया तो भैया बता कहां जाएगा वो पत्थर? कहां जाएगा? इधर साइड आएगा कि इधर साइड आएगा? तो तुम बोलना कुछ नहीं, जहां धागा काटा ना वहां पे टेंजेंट डालो तो यहां जाएगा। यहां पे अगर धागा कट गया होता तो ये इधर चला जाता, यहां धागा कट गया होता तो ये टेंजेंट डाल के इधर चला जाता। इस तरीके से टेंजेंशियल वेलोसिटी आती। क्लियर है बात? तो लीनियर स्पीड जो है उसके ब्रैकेट में अपन लिख लेंगे कि ये आती है टेंजेंशियल, इसलिए इसको टेंजेंशियल स्पीड भी बोलते हैं। टेंजेंशियल, टी से टच, टच यानी टेंजेंशियल। ठीक,
अब क्या है कि रिलेशन बनाना है इसके, तो मान ले कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ ए से चला और यहाँ पहुंच गया पी पॉइंट पे, तो हमने इसको यहां से ज्वाइन कर लिया, इसने यहां से यहां तक का एंगल कवर कर लिया, एंगल कवर कर लिया थीटा, नीचे रेडियस लिख देता हूं। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा। और कितना? थीटा ही तो है। व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्टेंस बोलूंगा मैं यहां पे सरकमफरेंस पे, मैं सरकमफरेंस की ही बात कर रहा हूं, लीनियर डिस्टेंस ऑन सरकमफरेंस। नहीं तो कुछ कंफ्यूजन हो तो यहां से यहां तक का ले लो। यूं में बताओ ये कितना? अरे ये वाला कितना? ये वाला चाहिए मुझे, ये, क्योंकि चल तो ऐसे रहा है ना। तो व्हाट इज द लीनियर एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में रिलेशन निकालना, ये चाहिए मुझे यहां से यहाँ पर। तो मुझे ये पता है कि अगर इसको मैं आर्क बोलूं, आर्क, इसको क्या बोलूं? आर्क, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क एपी, ए से लेके पी तक का आर्क एपी अपॉन रेडियस आर। मुझे आर्क एपी चाहिए ना, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस क्या आर्क एपी है, इट इज आर्क एपी, तो मुझे एपी चाहिए, तो एपी विल बी आर इंटू थीटा। एपी क्या हो जाएगा? आर्क एपी आर इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी द लीनियर डिस्टेंस। ठीक, समझ में आई बात? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या? आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा, ये कौन है? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर इंटू थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इनमें रिलेशन बनाना है स्पीड के अंदर। ठीक है, तो हमें ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जो एपी इक्वल टू आर इंटू थीटा लिखा है, डिवाइड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकता हूं। ठीक है, आसान करने के लिए डिवाइड बाय टाइम बोल दिया मैंने, वैसे बोलना चाहिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां टाइम से डिवाइड किया तो आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय, इधर भी टाइम से डिवाइड किया मैंने, जितना ये घूमा जितने समय तक उतने समय तक चला। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? तो लीनियर वेलोसिटी, इसके ऊपर चलने वाली वेलोसिटी तो लीनियर वेलोसिटी है, तो ये लीनियर वेलोसिटी आर ऐसा कैसा, और एंगल अपॉन टाइम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गया, तो रिलेशन आ गया इनके बीच में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आई समझ में बात? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्या रिलेशन बता रहा है? कि उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो अभी मैंने बताया था बड़े पहिए की बड़ी बात, बड़ा पहिया जो है वो ज्यादा तेज आगे बढ़ेगा, दूसरी चीज जो ज्यादा तेज घूमेगा वो भी ज्यादा तेज आगे बढ़ेगा, इसलिए मतलब ओमेगा भी v के प्रोपोर्शनेट है। कल ही बात कर ली थी हमने, ओमेगा v के प्रोपोर्शनेट है और r जो है उस पर भी डिपेंडेंसी है। तो ये अपन ने निकाल लिया रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। कोई डाउट इसमें नहीं हो तो फटाफट छाप लो, फटाफट छाप लो ताकि आगे बढ़ाए। चलिए पॉज का बटन दबा दिया, आगे बढ़ाए। हाँ, अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि दो तरीके के सर्कुलर मोशन है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन दो प्रकार के, एक कौन सा? एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा तो कौन सा एक्सेलरेशन? तो यू में अगर स्पीड बढ़ गई तो वो कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और यू में अगर स्पीड बढ़ गई तो वो कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। पंखा एंगुलर एक्सेलरेशन भी करेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी करेगा, टेंजेंट टेंजेंट पे। तो इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन which is equal to at, it is change in linear speed divided by time, tangential acceleration. दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन वैसे तो तीन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल भी होता है, वो लास्ट में बताऊंगा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं अल्फा से, एंड इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आई बात समझ में? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सरकमफरेंस पे, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगल एंगल का। ये वाला एंगल एस में कितना फास्ट हो रहा है और ये यू में कितनी फास्ट चल रही। ठीक है, तो
इसके बीच में भी रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt विच इज इक्वल टू आर, और ओमेगा का डिफरेंशियल क्या होगा, d ओमेगा अपॉन dt। और इसका यदि फॉर्मूला में डिफरेंशियल का बोलूं तो d ओमेगा बाई dt आएगा, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा dv अपॉन dt। डिफरेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। बहुत सारे लोग घबराते हैं डिफरेंशियल से, पता नहीं क्या कर देते हैं, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय, इसको ऐसा नहीं करना। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी तो लीनियर वेलोसिटी भी बदलेगी। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दिया, ये टाइम से डिवाइड, इधर भी टाइम से डिवाइड, तो v बाई टी क्या होता है, v बाई टी होता है एक्सेलरेशन a विच इज इक्वल टू आर ऐसा का ऐसा, और ओमेगा बाई टी क्या होता है अल्फा, तो ये हो गया a इज इक्वल टू आर अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। डिफरेंशियल से करते तो भी वैसे का वैसे लिख देते, dv बाई dt को ये लिख देते और d ओमेगा बाई dt को अल्फा लिख देते। एक ही बात है, डराने का तरीका है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लिख लें यहाँ पे ये रिलेशन किस किस के बीच में आएगा, अब रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड की जगह यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ये अपने को नेक्स्ट चीज पता पड़ गई। लिख लिया यहां तक, चले आगे बढ़ाएं। अब उसके बाद एक जो शब्द सीखना है वो है एंगुलर स्पीड को लीनियर स्पीड में बदलना और लीनियर को एंगुलर में बदलना, और उसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन आया एंगुलर वेलोसिटी का। ये एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला थोड़ा सा देख ले। एंगुलर वेलोसिटी, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, ये सर्कुलर मोशन, ए से अपन ने चलाया बी तक, इसने मान लो कि यहां पे एंगल कवर किया ऐसे में थीटा, क्योंकि वो चला ही ए से बी तक, ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट चला तो उसने एंगल कितना कवर किया, थीटा। ये इसकी रेडियस है आर, तो यहां से यहां तक चला। व्हाट इज द रिलेशन ओमेगा में और थीटा में और टाइम में, तो मान लो कि इसको चलने में टाइम लग गया टी, तो हमने क्या बोला, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इस जितना एंगल चला कितने समय में चला, और रेडियन में नापना इसको। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाय टाइम। क्लियर है। अब थीटा बाय टाइम को अपन ये बोले कि मान लो उसने पूरा राउंड लगा लिया, मान लो पूरा राउंड लगा लिया, पूरा राउंड लगाया, ठीक है। अपन ऐसे ही होगा, इंग्लिश ना हिंदी आ रही ना इंग्लिश आ रही ढंग से, पर कुछ आ रही, फिजिक्स तो आ रहा कम से कम, ठीक है। तो मान लो कि हमने पूरा राउंड लगा लिया, पूरा राउंड लगा लिया, तो एक राउंड लगाने में कितना एंगल, यहां से लेके यहां तक चलने में कितना एंगल, 360 डिग्री। 360 डिग्री को अमेरिकन क्या बोलते हैं, 2 पाई। अरे अपन देसी लोग बोलते हैं डिग्री, रेडियंस होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना। तो एंगल को हम बोलते हैं कि 360 डिग्री चले, लेकिन रेडियन में नापते हैं तो उसको बोलते हैं 2 पाई रेडियंस। तो पूरा राउंड लगाया तो कितना चला, 2 पाई रेडियंस, ठीक है। लेट इट कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कल, लेट इट मूव ऑन द सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। लिख लेना इसको, इन वन कंप्लीट रोटेशन। हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा हूं, कुछ किताब में लिखना हो, परीक्षा में लिखना हो तो कम से कम इंग्लिश में लिखा हो। मैं इन वन कंप्लीट रोटेशन एंगल मूव्ड इज 2 पाई, यहां डाल दो तो ऊपर आ गया 2 पाई, नीचे स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या होता है, टाइम, और कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड। स्मॉल टी क्या होता है, टाइम, कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड। दोनों में अंतर क्या है, पीरियड का अंतर है बस। अरे पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी ना तो टाइम पीरियड कहलाएगा,
और बीच की कोई सी भी बात होगी कि गाना कितने बजे आएगा, इंटरवल कितने बजे हुआ, कुछ भी बीच की बात करेगा तो टाइम होगा। जैसे मैं यहां से चला और यहां पहुंचा तो मैंने 2 सेकंड लिए, 2 सेकंड टाइम है। लेकिन मैं यहां से चला, पूरी फिल्म खत्म हो गई, वापस यहां पहुंच गया तो 32 सेकंड लग गए। 32 सेकंड टाइम पीरियड है, पूरा का टाइम पीरियड होता है। बीच की कुछ बात करते हैं तो फिर टाइम बोलते हैं उसको। तो मान लो कि वो पूरा रोटेशन लगा गया, यदि वो पूरा रोटेशन लगा गया तो उस केस में टाइम क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। सारी बात समझ में, टाइम क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड हो गया तो ओमेगा का फॉर्मूला आ गया 2π/t। ये ओमेगा का एक फॉर्मूला। अब ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t, लेकिन हमें यह पता है कि 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और कुछ किताब वाले फ्रीक्वेंसी को n लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और कुछ किताब वाले फ्रीक्वेंसी को n बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है हर्ट्स में, इसकी यूनिट होती है हर्ट्स। ठीक है, तो अगर अपन इस 1/t को n से चेंज कर दे तो फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, और अगर मैं इसको कैलकुलस में ले लूं तो d(θ/dt) चौथा फॉर्मूला, और एक रिलेशन ले लूं तो v इज इक्वल टू r ओमेगा पांचवा फॉर्मूला। ओमेगा ओमेगा के 5 हो गए। ठीक, तो ये लिख लें, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn या ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ओमेगा इक्वल टू 2πn 2π/t। ठीक, लिखें फटाफट। चलो बच्चों ध्यान से देखो। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ठीक है, थोड़ा समझे इसको शब्द को। और ये 1 टाइम पीरियड क्यों हो गई? मैंने लिख दिया, तुमने उतार लिया, हुई कैसे? 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो देखें, ये सर्कल में गोल घूम रहा है, कोई ए से चला, बी गोल घूमा, घूमते घूमते वो वापिस ए पे पहुंच गया। कितना राउंड हुआ? 1 राउंड। मान लो 1 राउंड 1 सेकंड में लगाया उसने। ठीक है, 1 राउंड 1 सेकंड में लगाया। अब उसने स्पीड बढ़ाई तो 1 राउंड मान लो कि उसने आधे सेकंड में लगाया। आधे सेकंड में लगाया तो नंबर ऑफ राउंड्स, यानी स्पीड बढ़ी ना, स्पीड बढ़ी तो उसको बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन ए गिवन टाइम या 1 सेकंड। ठीक है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का सर्कुलर मोशन में क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ रिपीटेशंस की जगह नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने चक्कर? 1 सेकेंड में कितने चक्कर? मान लो कि किसी ने बोला कि n बराबर 2, तो 1 सेकेंड में 2 चक्कर। n बराबर 10, तो 1 सेकेंड में 10 चक्कर लगा लेता है। 10 चक्कर चला नहीं लेता, 10 चक्कर लगा लेता है। बोले तुम 1 सेकेंड में कितने चक्कर चला लेते हो? अरे मैंने तो जीवन में एक भी चक्कर नहीं चलाया। ठीक है, तो यहां पे 10 चक्कर चला लेता नहीं, लगा लेता। 1 सेकेंड में 10 बार खटक खटक खटक। और ये वाला आलसी 1 सेकेंड में 2 ही बार, 1 सेकेंड में 1 बार, धीरे धीरे। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ज्यादा होगी वैसे वैसे फास्ट चक्कर लगाएगा। जैसे जैसे ज्यादा होगी फास्ट चक्कर लगाएगा। n बराबर 10 ये बोलता है कि 1 सेकेंड में 10 बार। ठीक, समझ में आई बात। लेकिन ये नहीं आई बात कि वो टाइम पीरियड का उल्टा कैसे हो गई। ठीक है, अब देखें टाइम पीरियड का उल्टा कैसे हो गई, समझे बात को। मान लो कि 1 चक्कर लगाने में उसको आधा सेकंड लगता है। 1 चक्कर चलाने में, लगाने में आधा सेकंड लगता है। तो ये बताओ कि 1 सेकंड में कितने चक्कर चल जाएंगे, लग जाएंगे? 1 सेकंड में कितने चक्कर लग जाएंगे? तो आधे सेकंड में 1 चक्कर, तो आधे और सेकंड में 1 और चक्कर, यानी 2 चक्कर हो गए। तो 1 सेकंड में 2 चक्कर। ठीक है, और 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
1 सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाए तो 2 ही तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर्ट्स में, HERTZ, हर्ट्स में, यही तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी। और ये जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो क्या है, टाइम पीरियड का उल्टा नहीं हुई? टाइम पीरियड 1/2 है तो टाइम पीरियड का उल्टा 2 ही ना। इसका मतलब टाइम पीरियड यदि हाफ सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। टाइम पीरियड 1/4 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4। टाइम पीरियड 1/8 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 8, क्योंकि 1 सेकंड में 8 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि टाइम कम है, 1/8 सेकंड, 1 सेकंड के 8वें से भाग में ही चक्कर लगा लेता। और जब 8वें भाग में चक्कर लगा लेता तो 1 सेकंड में 8 चक्कर लगाएगा ना, तो अपोजिट ही आएगा ना हमेशा। इसलिए बोला गया है, बड़े बूढ़ों द्वारा ये ज्ञान दिया गया कि फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड के उल्टा होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। बोले कौन से शास्त्र में लिखा? अरे भौतिक शास्त्र में लिखा है। भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का हमेशा उल्टा होगी, और फ्रीक्वेंसी को नापेंगे काय में, हर्ट्स में, या फिर पर सेकंड में भी नाप सकते हो। पर सेकंड में क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड काय में नापते हो, सेकंड में, और ऊपर 1 लग गया है ना, 1/सेकंड यानी पर सेकंड, पर PER, पर सेकंड। पर सेकंड भी इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इसलिए सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो सकती है। हर्ट्ज भी लिखते हैं, MKS यूनिट, SI यूनिट, सेकंड इनवर्स भी ले लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। 1 सेकंड में कितने चक्कर चलेंगे वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का उल्टा होगी, इसीलिए फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में n = 1/t आता है। अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, कई सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो गए, एक बार फिर से देख लें। ओमेगा = 2π/t, और फिर ओमेगा = 2πn, क्योंकि 1 टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद ओमेगा = θ/t, बेसिक फॉर्मूला था ही। फिर ओमेगा = dθ/dt, इसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला है। फिर v = r-ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी है। फिर a = r-अल्फा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि 2 प्रकार के सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट, उसमें a0 होता है, A0 होता है, अल्फा भी 0 होता है। लेकिन तेज चलने लग गया, यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया तो क्या हो गया, अल्फा भी आ गया, ए भी आ गया। और ज्यादा बड़ा पहिया होगा, ज्यादा लीनियर स्पीड होगी। एंगुलर स्पीड ऐसे में घूमना, लीनियर स्पीड आगे में चलना। सारे कंसेप्ट क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन करके बताएं फटाफट, लिखें न्यूमेरिकल। अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर a wheel of radius 2 meter is rotating with 120 RPM. Find linear and angular velocity. Find, पहले तो angular velocity लिख दें। Find angular velocity and linear velocity of a point on circumference at center। दो क्वेश्चन है, सर्कमफरेंस वाले पे भी निकालना, सेंटर पे भी निकालना। बताएं करके। देखें, व्हील की रेडियस 2 मीटर है, होने दो, 2 मीटर है। 120 आरपीएम पे चल रहा। अब ये शब्द समझने वाला है, या आरपीएम क्या है, तो पिछली बार बताया था रोटेशन पर मिनट, लेकिन इससे मिलेगा क्या आपने को, तो रोटेशन पर मिनट इज आरपीएम। लेकिन हमें चाहिए रहती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितने चक्कर, 1 सेकेंड में। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होती है रोटेशंस पर सेकेंड, यानी वो आरपीएस होती है, रोटेशन पर सेकेंड और रोटेशन पर मिनट। तो जब मिनट में इतने चक्कर लगाता है, यानी 1 मिनट में 120 चक्कर लगाता है, एक पूरे मिनट तक 120 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, तो 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आरपीएम आएगा, आरपीएम उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे,
तो हमको रोटेशन पर सेकंड मिल जाएगा, और जो रोटेशन पर सेकंड मिलेगा वही फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हर्ट्स में। आई बात समझ में? आरपीएम को कैसे डिवाइड करेंगे? 60 से। जैसे मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें 120 आरपीएम था, आरपीएम 60 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, कितना मिल गया? 2 आरपीएस। तो अगर वो 1 मिनट में 120 चक्कर लगाता है तो मात्र 1 सेकंड में, छोटे से 1 सेकंड में 2 ही चक्कर लगाएगा। तो ये तो सीधी बात है, डिवाइड ही करना था, तो 2 चक्कर लगा दिए, और 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा लेता है वही तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ गई, फ्रीक्वेंसी को एन बोलते हैं। आई बात समझ में? जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने में क्या देर? एंगुलर वेलोसिटी अपन तुरंत निकाल देंगे, तुरंत एंगुलर वेलोसिटी इस डब्बे में निकाल देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πn, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π n, यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 2 हो गया 4 पाई रेडियन प्रति सेकेंड पर सेकेंड, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी 4 पाई का एंगल प्रति सेकंड बनाता, कट 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 पर सेकंड 4 पाई का एंगल खींच देता। ठीक है, 4 पाई का एंगल पर सेकंड खींच देता है। ये आ गया आरपीएम में। अब दूसरा उसने पूछा है कि अब लीनियर वेलोसिटी निकालो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरकमफरेंस में निकालो, सेंटर पे निकालो, यानी कि पहले लीनियर वेलोसिटी निकालनी किसी पॉइंट की जो कि सरकमफरेंस पे बैठा है, ये पॉइंट सरकमफरेंस पे, इसकी लीनियर वेलोसिटी ना ऐसी वाली, जैसे जैसे पेन चल रहा है ना ये वाली स्पीड चाहिए, और एंगुलर वेलोसिटी में ये पेन ऐसे 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 जो चल रहा है उसकी होती है। तो लीनियर वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल सी बात है, मेरे पास एक रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही याद किया है, वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर रेडियस, रेडियस कितनी है उसकी 2 मीटर, इंटू ओमेगा कितना है उसका 4 पाई, इसका मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी 4 2 8 पाई मीटर पर सेकेंड। ये उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, किसकी? जो ऑब्जेक्ट कहां बैठा है? सरकमफरेंस। आर किसकी रेडियस है? सर्कल की रेडियस, सरकमफरेंस की रेडियस। दूसरे क्वेश्चन में उसने ये पूछ लिया है कि भैया ये बताओ कि जो सेंटर पे उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, ये बताएं कि जो सेंटर पे है उसकी रेडियस क्या है। तो सेंटर पे जो बैठा है उसकी रेडियस इसी जगह से निकालेंगे तो 0 आएगी। यहां पे रेडियस सर्कल की नहीं होती, उस पॉइंट की होती है। इस पॉइंट पे उसने लीनियर वेलोसिटी पूछा है, जैसे इस पॉइंट पे पूछा है तो यहां से यहां तक की लूंगा, अगर यहां वाले पॉइंट पे पूछा था ना तो इतने लेता बस रेडियस। रेडियस का मतलब वो पॉइंट कितना बड़ा रेडियस का सर्कल बना रहा है, न कि सर्कल की रेडियस। तो सेंटर पे जो बैठा है वो तो 0 सर्कल बना रहा, बना ही नहीं रहा, वहीं वहीं घूमे जा रहा, वहीं के वहीं घूमे जा रहा है। तो उसके पास लीनियर स्पीड है ही क्या? लीनियर स्पीड तो तब होगी जब दूर से आएगा, और दूर जाएगा तो और बड़ी लीनियर स्पीड, क्योंकि आर बढ़ता जाएगा। तो यहां पे जब उसने पूछा है कि सेंटर पे क्या होगा, तो हम बोलेंगे सेंटर पे रेडियस 0 हो जाती है। ये रेडियस शब्द का मतलब बेसिकली सेंटर से डिस्टेंस है, ना कि रेडियस एग्जैक्ट है। तो सेंटर से उसका डिस्टेंस 0 हो जाता है, तो v इज इक्वल टू 0 इंटू ओमेगा में रखेंगे तो सेंटर वाले का पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, सेंटर वाले के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती। इसका मीनिंग क्या? मीनिंग ये है कि मान लो कि ये डिस्क घूम रही है ऐसी, ये डिस्क होता, ठीक है, ऐसे डिस्को थैक होता, उसके ऊपर एक डिस्क लगी रहती, उस पर लोग नाचते पागलों टाइप, ठीक है। तो उसके अंदर कोने पे कोई आदमी खड़ा हुआ, कोने पे जो आदमी खड़ा है ना उसके बाहर गिरने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसके पास ज्यादा लीनियर स्पीड है, कोने वाले के पास ज्यादा स्पीड होती। लेकिन जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे, जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे सेंटर की तरफ, वैसे वैसे लीनियर स्पीड कम होती जाएगी। तुम सेंटर पे खड़े हो जाओगे ना तो तुम आराम से यूं खड़े हो जाओ, लेकिन यूं यूं होते रहोगे, यूं यूं इसलिए होते रहोगे कि एंगुलर स्पीड तो है ना, लेकिन यूं बड़े बड़े चक्कर नहीं लगाओगे, ये ऐसे, ये सर्कुलर, ये कौन सी स्पीड हुई, यूं करके यूं लगा रहा हूं मैं, तो ये हुई लीनियर, और वहीं के वहीं घूम रहा हूं तो ये कौन सी? एंगुलर। तो सर्कल के सेंटर पे एंगुलर स्पीड होगी, लेकिन लीनियर स्पीड नहीं होगी, लीनियर स्पीड उसके बाहर होगी, और जितना बाहर चले जाओगे उतनी ज्यादा लीनियर स्पीड हो जाएगी। आई बात समझ में? तो मैंने मान लो कि यूं घूमना चालू किया, तो मेरी एंगुलर स्पीड है लेकिन लीनियर नहीं है, लेकिन मैंने हाथ यूं कर दिया तो मेरे हाथों में लीनियर स्पीड भी है, क्योंकि हाथ यूं चलेंगे ना तो ये कौन सी है? लीनियर स्पीड। अच्छा है, पढ़ाते पढ़ाते एक्सरसाइज हो जाती है, घर पे बैठे बैठे करेंगे क्या, ठीक है, इसलिए हाथ पर चला जाता। तो ये समझ में आई बात। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हुई? ये है, और लीनियर वेलोसिटी सेंटर पे क्या हुई? ये है। लिख लें इसको फटाफट।
चलिए नोट कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएं कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों का, अरे हिंदी आती है कि नहीं आती, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों का रेखीय वेग समान होता है क्या? प्रिय बताए हमें, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों का रेखीय वेग समान होता है कि उनका कोणीय वेग समान होता है कि कोई सा भी वेग समान नहीं होता? इंग्लिश में पढ़ाता हूं। आधे बच्चे बोल रहे समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया? भारत में रहते हैं, हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश बोलने के लिए बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती ढंग से। फ्लुएंसी में अभी कोई अंग्रेज आके खड़ा हो जाएगा, यस नो थैंक यू पे आ जाएंगे, ठीक है? आती नहीं ना अंग्रेजी ढंग से ना हिंदी ढंग से। हम हो गए व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप पे लैंग्वेज चलती है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ठीक है? उसको बोलते हैं इंग्लिश। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान होना चाहिए। फिजिक्स का क्वेश्चन सही होना चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज में, ठीक है? तुम उर्दू में दवाई लिख दो डॉक्टर बन के, उर्दू में, या फिर तुम लिख दो स्पेनिश में, या तुम लोग चाइनीज में, तुमने ये दवाई लिख दी RX, तुम डॉक्टर बन गए, तुमने दवाई लिख दी ऐसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खाने से मरीज ठीक होना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है ना? तो इसलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अच्छे तरीके से सोच लो, ज्ञान इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आना चाहिए। मान लो कि 2+3 पूछा, तुम्हारी भाषा में ही पूछ लिया तो भी नहीं बता पा रहे, ठीक है? हिंदी में नहीं बता रहे, इंग्लिश नहीं बता पा रहे, तो लैंग्वेज डजंट मैटर्स। तुमको क्या करना है? तुमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो प्रश्न ये था हिंदी में, इंग्लिश में बोल देता हूं। फाइंड द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो लोग रहते हैं उनकी लीनियर वेलोसिटी निकालो, ठीक है? और ये बताओ कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है उनकी, कि लीनियर वेलोसिटी सेम है जो पोल्स पे रहते हैं एज कंपेयर टू, ठीक है? तो पहले अपन ये पता करें कि ये क्या बता रहा है। तो ये अर्थ है, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल घूमती है, ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो ऐसे रहते हैं, ऐसे हवा में लटके रहते हैं, ग्रेविटी खींच के रखती है। और कुछ लोग पोल्स पे रहते हैं, यहाँ पे पोलर बियर, इग्लू, ठीक है ना, वो सब पता है ना, एस्किमो। तो ये वाले जो कहाँ रहते हैं? पोल्स पे रहते हैं। तो ये रहते हैं पोल्स पे और ये कहाँ रहते हैं? इक्वेटर पे। हमको ये बताना है कि इसकी लीनियर स्पीड क्या है, इसकी क्या है, इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, इसकी क्या है, ठीक है? ये जो भूमध्य रेखा पे रहता है इसकी, ठीक है? उसके बाद ये बताना है कि भारत की लीनियर स्पीड ज्यादा है कि पाकिस्तान की, ठीक है? ये इसके बाद का क्वेश्चन है, लेकिन पहले समझ लें कि क्या है ये। तो सबसे पहले तो तुम्हें ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम, कल ही निकाला था। एंगल एक रोटेशन में 2 पाई, टाइम कैपिटल T, और पृथ्वी को घूमने में जो समय लगेगा वो 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। इसलिए पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी आ गई पाई डिवाइडेड बाय, इससे 12 बार कट गया, 12 इंटू 6 72, कल किया था कैलकुलेशन, 72 इंटू 6 43200, 43200। ये क्या आ गया? ये रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ये एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? अर्थ की, कि अर्थ पे रहने वाले, इक्वेटर पे रहने वाले लोगों की, कि पोल्स की, कि सबकी एक जैसी है? तो उसका आंसर है सबकी एक जैसी, सब एक जैसे घूमते हैं, कोई कहीं पे भी रहे। एंगुलर तो वही है ना, सभी तो 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना के आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है। तो जिसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वो है, क्योंकि डिस्क घूम रही है, डिस्क पे बैठे हुए सब लोगों की एंगुलर वेलोसिटी घूम रही एक जैसी है। वो कीड़ा 1 कीड़ा 2 की भी तो थी ना एंगुलर वेलोसिटी सेम, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम एवरीवेयर, ये सेम होती है सब दूर, लेकिन लीनियर नहीं होती सेम, क्योंकि लीनियर का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू R ओमेगा। R रेडियस है, लेकिन ये रेडियस वो रेडियस नहीं है जो तुम समझते हो। ये रेडियस वो रेडियस है जो सर्कल की है। ये जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस है ये। और यहां का इंडिया का जो आदमी रहेगा ना, वो इस सर्कल में घूमेगा, ऐसा। इस सर्कल की स्लाइस है वो, स्लाइस। अरे जैसे ये सेब फल है, मैंने बीच में से काटा तो बीच की रेडियस बड़ी होगी, ऊपर से एक स्लाइस निकाली थोड़ी छोटी निकलेगी ना, और ऊपर से निकालेंगे बिल्कुल टिप पे से तो 0 रेडियस की निकलेगी। इसका मतलब ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये पूरे की रेडियस नहीं है कि यहां से यूं नाप ली कि इधर से यूं नाप ली, 10वीं क्लास के सर्कल जैसे, ठीक है? तो ये वाली रेडियस अर्थ की अलग, ये अलग, ये अलग, ये तो 0 ही है। इसका मतलब अगर अपन को इक्वेटर पे निकालना,
इक्वेटर को, तो मुझे इसकी रेडियस अलग रखनी पड़ेगी, तो v इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ लिखूंगा यहां इक्वेटर, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस अर्थ ही रहेगी। लेकिन अगर मैं पोल्स में निकालूंगा तो रेडियस विल बिकम 0, और अगर मैं इंडिया का निकालूंगा तो अलग रेडियस, और अगर मैं पाकिस्तान का निकालूंगा तो अलग रेडियस। आ रही बात समझ में? तो ये सबकी रेडियस अलग अलग, रेडियस अलग अलग है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा में r क्या रेडियस है, इक्वेटर पे लेंगे तो r की जगह 6400 लेना पड़ेगा, 6400, क्योंकि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर्स। मैंने नहीं नापी, किसी ने बताया, मैंने मान लिया, कौन नापे, इतना समय नहीं है, मान लो उसकी बात, ठीक। तो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर पे चली जाएगी, रेडियस आ गई। रेडियस के बाद ओमेगा तुमने ऊपर निकाल ही लिया, ओमेगा ऊपर का इधर डाल दो, ये ओमेगा ये वाला डाल दो यहाँ पे, तो ओमेगा कितना है, पाई अपॉन 43200, ये एक 0 से 0 घट गया, ये 0 से 0 घट गया। कठिन कैलकुलेशन मैंने कर लिया, इसके बाद सब सरल तुम कर लेना। अरे 0 से 0 काटना कितना बड़ा काम, ठीक है, बचा हुआ तुम कर लेना। तो ये इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मीटर पर सेकेंड में। अभी निकालते हैं, रुको, इस वाले की निकालें, इसको अभी कैलकुलेट करके ना बचा। इसमें रखेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये 0 रहेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 है, कौन सी, लीनियर। लीनियर वेलोसिटी मतलब यूं चक्कर काटना, तो यूं चक्कर काटेगा भी नहीं। जब ये यहां है और अर्थ यूं घूमी, तो ये वाला आदमी ऐसे ऐसे नहीं घूम गया, वहीं के वहीं, मैं ज्यादा नहीं घूम सकता है, लपट जाए, ठीक है। तो ये यूं करके ऐसे के ऐसे घूम गया, तो इसने लीनियर वेलोसिटी ली कहां, ये तो एंगुलर वेलोसिटी में है, जैसे वो डिस्क में सेंटर वाला था। कोने वाले घूमते हैं जम जम के, सेंटर वाला कहां घूमता है, ये जो पंखा घूम रहा है ना, इसमें उंगली लगा लूंगा बिल्कुल बीच वाली जगह पे, बिल्कुल बीच वाली जगह पे, इधर उधर नहीं, तो बीच वाली जगह पे उंगली लगाएंगे तो वो चीज नहीं घूमेगी, वो वहीं के वहीं घूमेगी, वहीं के वहीं। लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी। इधर साइड अगर मैं एक डस्टर रख दूं ऊपर बिल्कुल कोने में, तो वो छिड़क के गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन सेंटर अगर यूं घूम रहा होता, बिल्कुल बीच में टिका देता, उल्टा पंखा लगा के बिल्कुल बीच में टिका देता, तो उस केस में क्या होता, वहीं के वहीं गोल गोल घूमता रहता, गिरता नहीं। तो कोने पे होती है लीनियर स्पीड ज्यादा, बीच में होती है थोड़ी कम और कम। तो इसलिए मैंने पूछा पाकिस्तान और इंडिया में से किसकी स्पीड ज्यादा, तो इंडिया यहां कहीं है, यहां कहीं, और पाकिस्तान यहां कहीं है। तो इंडिया का बड़ा गोला और पाकिस्तान का छोटा गोला, इसलिए इंडिया की लीनियर स्पीड ज्यादा और पाकिस्तान की लीनियर स्पीड कम, ठीक है। तो लीनियर स्पीड पाकिस्तान की कम होगी, पाकिस्तान के लोगों की, इंडिया के लोगों की लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन बचा, इसका कैलकुलेशन बचा है, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू डाल देना 3.14 और 6400 में मल्टीप्लीकेशन कर लेना। तो ये 6400 इंटू 3.14 या फिर 22/7 भी डाल सकते हो, और अपॉन में कितना ले लिया 432, और एक जीरो यहाँ का बच गया था भाई, तो ये जीरो भी यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो ही कैंसिल हुए थे। इसको कैलकुलेट करना तो तुमको अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड आ जाएगी। अब इतना तो कर लेना यार, ठीक है। तो ये स्पीड किसकी आएगी, सर्कुलर मोशन में, जो कोने में गोल गोल घूम रहा है उसकी। क्लियर हुई बात। तो अब क्या क्या पता पड़ा, एंगुलर वेलोसिटी घूमती हुई चीजों की सब पॉइंट्स की एक जैसी, कहीं पे भी ले लो, लेकिन लीनियर स्पीड जितना बड़ा सर्कल बनाएगा, ये वाले सर्कल की ज्यादा, ये वाले सर्कल की कम, और कम और कम, टॉप पे बिल्कुल कम, मिल्क सेंटर पे R0 तो वेलोसिटी खत्म, ठीक। तो ये अपना आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लें पॉज दबा के, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक।